प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कलम अहमदाबाद के इस सत्र में मैं एहसास वुमन शनील पारेख और प्रियांशी पटेल आप सभी का स्वागत करते हैं। कलम अहमदाबाद का यह आयोजन हम कर्मा फाउंडेशन, अपने हॉस्पिटैलिटी पार्टनर द हाउस ऑफ एमजी, मंगलबाग और मीडिया पार्टनर दिव्य भास्कर के सहयोग से कर रहे हैं। आज प्रभा खेतान फाउंडेशन की गतिविधियों और कार्यक्रमों से आप सभी परिचित होंगे, फिर भी अपने अतिथि और दूसरे सहयोगियों को यह जानकर खुशी होगी कि फाउंडेशन अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक और महिला सशक्तिकरण की गतिविधियों के लिए दुनिया भर में चर्चित है। कला, शब्द, संस्कृति और महिलाओं को मजबूती देने की फाउंडेशन की यह मुहिम भारत और दुनिया के कई देशों के 30 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है। अपनी भाषा, अपने लोग, वह मंत्र है जिसे मजबूती देने के लिए फाउंडेशन कलम नामक यह आयोजन करता है। कलम का यह आयोजन लेखकों, कलाकारों और साहित्य प्रेमियों को वह मंच मुहैया कराता है जहां ये एक दूसरे के सीधे संवाद में जुड़ते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कलम अहमदाबाद के इस सत्र में हमारी अतिथि आज है चित्रा देसाई जी। वह एक जानी पहचानी कवयित्री, लेखिका, अधिवक्ता तथा प्राध्यापिका है। वह सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता तथा मुंबई विश्वविद्यालय और एसएनडीटी विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी है। वह टाइम्स फाउंडेशन और महाराष्ट्र लीगल सर्विस अथॉरिटी के लीगल लिटरेसी अभियान से संबद्ध है। इनका मैनग्रोव्स, झील संरक्षण और अन्य पर्यावरण मुद्दों में सक्रिय योगदान है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य रह चुकी है। इनकी कविताएं तथा काव्य संग्रह जैसे सरसों से अमलतास और दरारों में उगी धूप कई साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। वह महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के अलावा कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हुई है। इनकी भागीदारी कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्यिक उत्सव से भी है। आपके लिखने पढ़ने की और काम की सूची काफी बड़ी है चित्रा जी, इसलिए अब मैं और अधिक समय न लेते हुए आगे की बातचीत के लिए राजेंद्र मर्डिया जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सब आराम से बैठिए और बातचीत का आनंद उठाइए। आज का कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं प्रभा फाउंडेशन और कर्मा फाउंडेशन सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप हिंदी साहित्य को उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना गुजराती को दे रहे हैं अहमदाबाद में होते हुए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज चित्रा जी से बातचीत करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम चित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। हम ऐसे तो आप भी आधे आधे अहमदाबाद वासी हैं, लेकिन हम अहमदाबाद वासियों को आपको यहाँ आमंत्रित करते हुए बहुत खुशी है। आपका सादर नमन। कोई भी बात शुरू करने के पहले 2-3 लाइनें याद आती हैं। आदरणीय सुमित्रा नंदन पंत जी कह के गए हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। मैं जानना चाहूँगा आपका ये जो लिखने का सिलसिला शुरू हुआ वो कहाँ से और कैसे? सबसे पहले सभी को नमस्कार। और प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास वुमेन, कर्मा फाउंडेशन, हाउस ऑफ एमजी और यहाँ पर जितने श्रोता बैठे हैं, बहुत आप कला क्षेत्र से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं और उस तरह की संवेदना आप सब में है। तो आप यहाँ पर आए और आपने समय दिया कि हम भी कुछ थोड़ी बहुत बातचीत कर सकें और मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ और आपकी बात मुझ तक पहुँचे। उन सब के लिए बहुत बहुत आभार।
शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। जो उसकी 4 पंक्तियां हैं बिल्कुल सही है। और कहाँ से शुरू करूं और अपनी यात्रा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भावुक भी बहुत हो जाती हूं और कभी हो जाऊं तो आप मुझे क्षमा करेंगी। जन्म हुआ हरियाणा के एक छोटे से गांव में। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि लेखन के पीछे एक जीवन यात्रा है, और तब तक आप उस यात्रा को समझेंगी तो शायद कविताओं को तक पहुंचने में आपको ज़्यादा सुविधा होगी, और कविताएं आप तक पहुंच जाएंगी। क्योंकि कहाँ से निकली है वो झरना, कहाँ बहता है वो, किस गोमुख से निकला है वो पानी। और हरियाणा के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, अनचाही बेटी के रूप में। तो 40 दिन की थी, तो मेरी माँ मुझे अपनी नानी के पास, अपनी माँ के पास ले आई थी, और मेरा पूरा लालन पालन, मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी नानी ने की है। और मुझे फ़ख्र होता है कि मुझे ऐसी महिला ने, मेरी नानी और परनानी दोनों थी, और मेरी माँ जिन्हें मैं बिब्बी कहती हूँ, अपनी नानी को भी मैं बिब्बी कहती थी, तीनों ने मिलकर मेरी परवरिश की है। और अच्छा हुआ कि वो घर छूटा, क्योंकि जो घर मुझे मिला उसमें इतनी कहेंगे कि जिस तरह की विकसित वहाँ पे वो था कि विद्यादान महादान और बेटी को पढ़ाएंगे, उस तरह का मेरी नानी का रहा। तो एक मेरा छोटा सा गांव है झटीकरा, जो दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धुरी मानती हूँ क्योंकि वहाँ मैंने काम किया था। और वहाँ से करती हुई, क्योंकि 5वीं तक स्कूल था, उसके बाद मुझे पिलानी स्कूल में भेजा गया, बिरला स्कूल में, जीडी बिरला स्कूल में, बिरला बालिका विद्यापीठ। और वहाँ पर 9वीं 10वीं में मैं थी, और हम लोग खाने के बाद हॉस्टल में रहती थी, तो झूले पे मैं अकेली बैठी रहती थी कई बार। और वहाँ से कहीं कुछ क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में मैं पढ़ती थी, कहीं कहीं कुछ चीज़ें उभरने लगी। मैं अपने आप से जैसे अकेले बैठ के बात करना हुआ, उस तरह से। और मेरी नानी हमेशा मीरा के भजन बहुत गाती थी, मुझे खेत में लेके जाती थी, तो गोदी में मुझे रखा और वो मीरा के भजन गाते हुए उनके अश्रु प्रवाह होता था। तो मुझे लगता था कि लिखने में कुछ ऐसा है जो इतना कि मेरी नानी उन्हें याद करके उनके लेखन को और उनकी कविताओं पर आज भी इतनी संवेदनशील होती हैं। मैं आई कॉलेज में, और वहाँ धर्मयुग मैंने पहली बार, क्योंकि हम लोग के ज़माने में हाई सेकेंडरी होती थी, तो लाइब्रेरी में बैठ के धर्मयुग में पढ़ती थी, और उसमें बहुत लेखकों को मैंने पढ़ा। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे जैसे खाद पानी सब वहीं दिया। और पहली बार मैंने वहाँ अमलतास पेड़ देखा, और मेरे गांव में सरसों होता था, इसलिए जो मेरा पहला संग्रह रहा वो सरसों से अमलतास, मेरी यात्रा गांव की पगडंडी से लेकर विश्वविद्यालय तक। तो ये सरसों से अमलतास तक मेरी यात्रा रही। तो यात्रा तो यहाँ से रही, और उसके बाद तब मैं कॉलेज में थी तो कविताएं लिखने लगी। मेरी एक मित्र थी आभा, उन्होंने कहा कि अरे तुम तो कविताएं लिखती हो। हमारी प्रिंसिपल थी डॉक्टर नाम्बियार, उसको जाकर कहा, क्योंकि कॉलेज में कविता प्रतियोगिताएं हुआ करती थी उस समय, तो उन्होंने कहा कि आप चित्रा कविताएं लिखती है, आप उन्हें कविता प्रतियोगिता में भेजिए। मैं राजनीति शास्त्र की विद्यार्थी थी, और तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे कविता प्रतियोगिता में भेजना शुरू किया। हिंदी वालों के साथ, हिंदी लेखन वालों के साथ, और मैं ये हर मन से कहती हूँ, मैं बहुत घुल मिल नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा वो विभाग भी नहीं था, और मैं अपना कविता कहती थी और आ जाती थी, और बाद में ट्रॉफी कप आते रहते थे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी कविता प्रतियोगिताओं ने मुझे तराशा। उसके बाद लॉ फैकल्टी में मैं गई, क्योंकि मैंने न्यायपालिका के अलावा कभी किसी दूसरे क्षेत्र का सोचा ही नहीं था। शायद एक बाल मन में कुछ जो देखा था गांव में वो रह गया था कि न्याय के प्रति जो एक न्याय अन्याय की वो जो प्रक्रिया थी, तो मुझे यही था कि मैं राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन करूं, लॉ फैकल्टी जाऊं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैं आई, अशरफ एंड कंपनी से मैंने काम शुरू किया। तो यही यात्रा रही, और कविता प्रतियोगिता से होते हुए
कभी मैंने प्रकाशित होने के लिए कविताएं नहीं भेजी। कविताओं को मैं कहती हूँ कि मेरी सबसे अंतरंग सहेली है। दुख में सुख में वो मेरे साथ रहती है, मेरा हाथ थामती है, मुझे हौसला देती है। मैं खुश होती हूँ तो मेरे साथ उछलती है। और वो एक ऐसी सहेली है जिसने कभी ना मेरा साथ छोड़ा ना मेरा हाथ छोड़ा। और मैंने कभी प्रकाशित नहीं करवाया। 2015 से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे प्रकाशन के लिए चाहिए। मुझे लगता था कि मैंने अपना उड़ेल दिया बोझ और कविता बन गई और मैं हल्की हो गई। और मुझे लगा कि एक थेरेपी की तरह से कविता मेरे साथ रही। और मुझे लगता है कोई भी कला हो, चाहे वो अभिव्यक्ति करने का कोई भी एक वो हो, उससे बेहतर थेरेपी होती नहीं है। तो मुझे कभी कड़वाहट नहीं रही, ना उस व्यक्ति के प्रति ना उस पिता के प्रति। हालांकि बाद में कविता में वो आए कि मैं पिता दिवस नहीं मनाती, दरअसल पिता का कोई भी दिवस नहीं मनाती, क्योंकि मनाने का कारण भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे कड़वाहट से बचा लिया कविता ने। तो ये मेरे लिए कविता रही और ऐसे मेरी कविता की यात्रा शुरू हुई। मैंने देखा है कि आपकी काफ़ी सारी कविताओं में गांवों का वर्णन ज़्यादा है, जबकि आप ज़्यादातर दिल्ली या बम्बई या इस तरफ रही, फिर भी गांवों से जुड़ी रही। इसका क्या कारण है? गांव मैंने छोड़ा ही नहीं और गांव ने मुझे नहीं छोड़ा। आप जहां पलते बढ़ते हैं उन जड़ों को आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और मुझे फक्र होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं गांव को अपने कंधे पे लेके चलती हूँ, क्योंकि गांव ने मुझे अपने सर पे बिठाया। तो गांव छूटता नहीं है और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की और छोड़ूंगी भी नहीं। इसीलिए मेरी कविताओं में यहाँ मैं कुछ बीच बीच में कविताएं ज़रूर बुनना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात मुझसे ज़्यादा मेरी कविताएं कहती हैं। तो जैसे एक छोटी सी एक कविता कैसे आ जाती है कि मैं एक दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी और किसी का कुछ केस चल रहा था। और मुझे लगता है कि जो न्यायाधीश की एक वहाँ पे हम लोगों के पास वो जो होती है कि वो आंखों में पट्टी बांधे जो महिला खड़ी है, वो हर कोर्ट के अंदर वो रहता है। और मैं चली गई कि जब मैं छोटी थी तो हमारे खेत में गेहूं होते थे, ज्वार होती थी, बाजरा होता था। और लगभग बैसाख और साढ़ में, बैसाख और जेठ में गेहूं कटते थे और गुड़गांव के पास मेला लगता था वहाँ पे। और जिस समय फसल अच्छी होती थी तो हमें मेले में ले जाया जाता था, फसल अच्छी नहीं हुई तो मेले में नहीं ले जाया जाता था। तो मुझे हमेशा लगता था कि बरसात भगवान देखता नहीं है, कहाँ बरसना है कहाँ छोड़ना है। तो भरे हुए खेतों पे, भरी हुई बालों पे, पके हुए गेहूं पे बारिश हो जाती है। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी और मैंने वो पट्टी बांधे देखी, तो एक छोटी सी कविता, एक बिंब के खेत न्याय के लिए आकाश से गुहार लगाते हैं और बादल बरसता है हर खेत पे, जैसे न्यायाधीश आंखों पर पट्टी बांध न्याय करता है। तो कहां से आपके बिंब कहां पे आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके भीतर बसा है। तो वो खेत, क्योंकि मैंने वो बरसते हुए उसमें गेहूं खराब होते देखा है और मैंने कोर्ट में किसी व्यक्ति को रोते हुए देखा है तब उसके बाद, तो ये लगता है कि शायद ये प्रकृति कभी आंख खोल के भी न्याय करती है कि नहीं करती है। तो ऐसे ही कविताएं आ जाती हैं। तो इसलिए गांव तो मुझसे कभी छूटेगा नहीं और मुझे खुशी है बहुत। और मुझे तो मैं हमेशा लगता है कि आप जहां से भी हैं, आपको वो जगह कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आपने छोड़ दी तो आप एकदम कंगाल हो जाएंगे। इसीलिए आपकी कुछ कुछ कविताओं में आदरणीय प्रेमचंद जी के कुछ कुछ शब्द कहीं कहीं मिलने, मतलब उनसे काफ़ी, वो भी गांव से काफ़ी जुड़े हुए थे और काफ़ी सारे उनके उपन्यासों में गांव की लेखन था। मैं चाहूँगा आप की एक कविता मैंने देखी थी, विरासत। मैं चाहूँगा आप एक बार हमारे ऑडियंस को वो सुनाएं। ये
और उसके दरअसल- बारे में बताएं। हाँ, 2 कविताएं हैं। एक तो ये विरासत आपने कहा है, तो मैं पहले विरासत, उसमें बहुत सारे देशज शब्द हैं। देशज जिसे हम कहते हैं कि जो आपकी ज़मीन से उपजे हुए शब्द हैं। जैसे उसमें एक शब्द है दस्यारी। दस्यारी होता है जब लड़की की शादी होती है तो दस्यारी जाती है, शायद वो दहेज का एक दूसरा नाम है। तो उस वक्त शायद 10 चीज़ें होती होंगी, इसलिए वो दस्यारी शब्द आता है। और रामनवमी जो एक हार की तरह से पहनने का होता है, हम लोग रामनवमी वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी, लेकिन मुझे किस तरह की विरासत मिली और हमें लड़कियों को किस तरह की विरासत देनी चाहिए, ये कविता में आता है। जो मेरी कविताएं बहुत छोटी होती हैं, ये अच्छी बात है। विरासत में मिलता है चूल्हा चौका, बर्तन साड़ियाँ, सोना चांदी, गले में झूलती रामनवमी, कलाइयों पर कसे दस्तबंद और ढेर सी चूड़ियाँ, पाँव की उंगलियों को जकड़ते बिछुए, बालों को लाल करता रंग, नाक छेदती नथनी, संदूकों में बंद दस्यारी, कानों में फुसफुसाती सीख, हर हाल में रहने की हिदायत, नुकीले शब्द सहने की कला। पर मेरी माँ ने ऐसी विरासत से मुझे बेदखल कर दिया था। मेरी माँ ने ऐसी विरासत से मुझे बेदखल कर दिया था। कितना मैं चाहती हूँ कि हर लड़की ऐसी विरासत से बेदखल हो जाए। कितना दर्द है, और ये कहने की ताकत है। सबसे बड़ी बात है कि ये कहने की ताकत है। मैं चाहूंगा एक आध कविता आपकी और सुनी जाए, कुछ जो आपको पसंद है, जो आपकी खास कविता है। वही होता है ना कि किसी माँ को कहें कि आपको कौन सा बच्चा पसंद है, तो ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। पर जिस तरह की, क्योंकि यहाँ बात हो रही है, इसी यात्रा की जो बात हो रही है, ये दरअसल दरारों में उगी धूप में 4 खंड हैं। पहले पगडंडी है जिसमें प्रकृति की कविताएं हैं, फिर अलाव है। अलाव जो आपकी यात्रा होती है, उसमें 2 कविताएं हैं जो मैं कहूँगी। अलाव जैसे कुम्हार का वो जो होता है जिसमें ईंटें पकती हैं, सांचे पकते हैं, तो वैसे ही आप भी पकते हैं जीवन के अलाव में। और तीसरा खंड है आरोह अवरोह, जिसको हम लोग पारिवारिक संबंध जो होते हैं, पूरी उम्र जिंदगी रिश्तों का रियाज करती रही। हम लोगों के साथ, सबके साथ ऐसा ही होता है कि हम कभी सुर बंधा, कभी बेसुरे हुए, कभी तार खींचा, कभी ढीला छोड़ा। तो आरोह अवरोह ये तीसरा खंड है। और चौथा खंड है मध्यांतर के बाद। मध्यांतर के बाद, जिसे मैं कहती हूँ कि 40-45 के बाद की जो उम्र होती है, मुझे लगता है महिला के लिए सबसे खूबसूरत उम्र होती है, क्योंकि आप जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं। और जैसे धरती के मौसम होते हैं चैत से फागुन, फागुन आखिरी महीना होता है, और महिला का जो फागुन होता है वो 40-45 के बाद होता है, और सबसे खूबसूरत मोड़ होता है, सबसे खूबसूरत, क्योंकि आप जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं और आप अपनी तरफ लौटते हैं। तो ये है मध्यांतर के बाद। और 40 साल के बाद कहते हैं कि बाज एक पक्षी है जो 40 साल के बाद अपनी चोंच और पंख चट्टान में घिस घिस कर खुद ही नोच के वो निकाल लेता है और फिर नए उगा लेता है। तो महिला भी शायद 40-45 के बाद, जो सोचने वाली महिला है, जो संवेदनशील महिला है, वो जब अपनी तरफ लौटती है तो वो जो पुराना उसका खोल है उसको निकाल के वो एक फिर से अपने आप को गढ़ती है। तो ये जो कविता है ये उसी से और ये सच्ची कविता है। कविताएं मेरी वही हैं जो मैंने जिया है। और मेरी नानी मुझे खेत में लेके जाती थी तो वाकई ऐसा होता था कि रास्ते में कुम्हार का घर आता था, और वो चाक पे, जैसे बच्चे घूमते हैं ना, चाक पे चलाते हम लोग, घुमाते थे, तो चाक से आंच कुम्हार के घर से खेतों में जाती थी। चाक पर रखी मिट्टी हाथों में लपेट गोल गोल घुमाती थी। हमेशा एक सवाल,
सुराही, मटके, दिए, मिट्टी बनाती है या हाथ? नानी की वही हंसी और साफ जवाब, न मिट्टी न हाथ, आग बनाती है सब। सिकती है मिट्टी तभी तो बनती है, वरना तो टूटकर मिट्टी में घुली रहती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर आग तो सब झुलसाती है, सब जलाती है। उदंड हो घर, गांव, खेत, शरीर, सब जला देती है। नानी का फिर करारा जवाब, आग ही बनाती है सब। दिए में उतरती है तो प्रार्थना बन जाती है, और दिए में और देह में उतरती है तो पूरी सृष्टि बन जाती है। अपने भीतर आग सहेज कर रखना तो ही बन पाओगी, वरना पूरी उम्र मिट्टी ही रह जाओगी। अपने भीतर आग सहेज कर रखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये जो आग हमारे भीतर रहती है, जिसमें सब सिकता है, सब रिश्ते सिकते हैं, हम उसे झुलसाते नहीं, जलाते नहीं, उसे सेकते हैं। तो ये जो सेकने की प्रक्रिया हमारे हिस्से आई है, वो प्रकृति की देन है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत जोरदार कविताएं हैं आपकी, और इनके अंदर उतर करके समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आपने कविताएं सुनाई, मतलब ये सब दिल को छू लेने वाली कविताएं हैं। आप बता रही थी कि आपने इनको प्रकाशित करने के बारे में कभी नहीं सोचा, फिर भी 2015-16 में आपकी एक पुस्तक आई, शायद वो मध्याह्न के बाद आपने जब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए उसके बाद में सोचा, या कुछ और कारण था? जैसा कि मैंने कहा कि मैं कविताएं हमेशा लिखती रही, लेकिन कभी भेजी नहीं। और जो यूनिवर्सिटी में मेरे मित्र थे, उन्होंने साइड में DH लिख देते थे, धर्मयुग, क्योंकि उन दिनों धर्मयुग पत्रिका हुआ करती थी, और साप्ताहिक हिंदुस्तान। हम लोगों ने साहित्य भी वहीं से पढ़ा है, तो मैंने नहीं भेजी कभी। और उसके बाद मतलब अपने एक सुप्रीम कोर्ट में आई, उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए, तो एक अलग ग्रह पे मैं रहने लगी। लेकिन कविताएं मेरे साथ रहीं, कविताएं नहीं कहीं गई। 2010 में मेरी मम्मी नहीं रही एक एक्सीडेंट में, और क्योंकि हम दो ही थे एक दूसरे के लिए, तो 2-3 साल मुझे कहीं मैं कहाँ भटकी नहीं, मतलब मन की बात कर रही हूँ, भटक रही थी। और एक दिन मुझे याद है 2014 की जुलाई थी, अभी भी जुलाई आ रहा है, और बहुत बारिश हो रही थी, और मैं अपनी पुरानी डायरी लेके बैठी हुई थी, पन्ने पीले हो गए, और मुझे लगा कि उन कविताओं से जब मैं गुजर रही थी तो मुझे लगा बच्चों ने मुझे माँ देखा है, पर मेरी यात्रा क्या रही? बच्चे आपको तब आप माँ होती हैं, उसके बाद की यात्रा आपकी देखती हैं। बच्चों को ये नहीं पता कि आप माँ बन के तो पैदा नहीं हुए, आप भी बच्ची रही हैं, और आपकी एक पूरी यात्रा रही है आपके पीछे। तो मुझे लगा वो शायद परिचित ही नहीं है कि चित्रा कौन है। और मुझे लगा कि जैसे अभी मैं अपनी माँ को बहुत उनकी उपस्थिति को मिस कर रही हूँ, हालांकि अनुपस्थित होके माँ ज़्यादा उपस्थित भी हो जाती हैं। तो अगर ये मेरी कविताओं को मैं कहीं एक संग्रह कर लूँ, सहेज लूँ, और मैं जब ना रहूँ तो मेरे बच्चे उस किताब को पढ़ें और पकड़ें तो लगेगा कि माँ के हाथ पकड़ लिए हैं। सिर्फ इस कारण से मुझे लगा कि मैं अपनी कविताएं प्रकाशित करूं। और यहाँ पे मैं प्रकाशन की एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहूँगी। मुझे ये नहीं मालूम था कि प्रकाशित होने योग्य हैं कि नहीं हैं कविताएं, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी साहित्य में, उस तरह से पढ़ा था, लेकिन पढ़ती बहुत थी मैंने आशा, मतलब आप किसी भी लेखक का नाम लीजिए तो मैंने पढ़ा है। पुराने लेखकों की बात मैं कर रही हूँ, चाहे आशापूर्णा देवी हो, प्रेमचंद हो, यशपाल हो, महासमर पूरा पढ़ा है, ग्रंथावली भारती जी की पूरी पढ़ी है। बहरहाल तो पुष्पा धर्मवीर भारती जी नहीं रहे, और धर्मवीर भारती जी मेरे बहुत प्रिय लेखक थे। उनका अंधा युग और कनुप्रिया और बहुत सारी उनकी किताबें मैंने पढ़ी थी,
उनकी पत्नी धर्मवीर भारती मुंबई में रहती हैं। तो मैंने वेबसाइट से उनका नंबर लिया और मैंने पुष्पा जी को फ़ोन किया। सुबह के 10 बजे थे। मैंने कहा पुष्पा जी, मैं चित्रा देसाई बोल रही हूँ और व्यावसायिक तौर पर मैं वकील हूँ, लेकिन मैं कविताएं लिखती हूँ। अरे भैया बहुत अच्छा, आजकल लड़कियाँ सब कर रही हैं। पुष्पा जी का जवाब। मैंने कहा लेकिन मैंने इसलिए आपको फ़ोन नहीं किया, मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया कि अगर धर्मवीर भारती जी होते तो मैं उन्हें फ़ोन करती, और अभी आप हैं तो मैंने कविताएं लिखी हैं, मैं चाहती हूँ कि वो प्रकाशित कराऊँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो प्रकाशन योग्य हैं कि नहीं हैं। आप कविताएं सुन लीजिए तो आप निष्पक्ष राय देंगी अपनी। तो उन्होंने तुरंत कहा कल आ जाओ बेटे। अगले दिन मैं पुष्पा जी के घर पहुंची, दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा देखो बेटे तुम आ गई हो, अगर मुझे कविताएं अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हें कह दूंगी कि बहुत ख़राब लिखती हो, अपना साथ में चाय पियेंगे और चाय पी के अगर ये सुनने की हिम्मत है तो तुम मुझसे कविताएं सुनाना, वरना आई हो तो चाय पी लो और अपना नमस्ते। मैंने कहा मुझे निष्पक्ष राय चाहिए, वरना तो मैं किसी भी अपने मित्र को कह देती और किसी से भी कह लेती थी। मुझे, क्योंकि आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन कविताओं से आपका परिचय, क्योंकि आप धर्मवीर भारती जी के साथ 60 साल रही हैं, आपने धर्मयुग का पूरा एक लंबा काल देखा, आप खुद लिखती हैं, आपसे बेहतर कविताओं के बारे में कोई मुझे नहीं बता सकता। बहरहाल उन्होंने सुननी शुरू की। 4-5 कविताओं के बाद भावुक होने लगी, कहने लगी कहाँ थी तुम, और भारती जी होते तो तुम्हें उछल के छापते। और उन्होंने सारी मेरी पांडुलिपि 75 कविताएं 2 घंटे में पुष्पा जी ने सुनी और मुझे कहा तुम सीधा प्रकाशक के पास जाओ, ये कविताएं आनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तुम्हारी अपनी धाती नहीं है, तुम्हारी बात अपनी है, लेकिन ये बात बहुत लोगों की होगी। कविता की यही बात होती है कि कुछ पंक्तियों में कविता कहानी कहती है। जैसे मैंने ये 2 कविताएं सुनाई तो एक आपके सामने कहानी है, नहीं तो कहानी और उपन्यास में अपना एक विस्तार होता है, लेकिन कविता बहुत छोटे कम अपने बड़े लघु रूप में भी अपनी बात कह देती है। और मुझे क्योंकि यही विधा आती है, मुझे दूसरी विधा कोई आती नहीं है, तो वहाँ से ये प्रकाशन का सफ़र शुरू हुआ। ये उसका कारण ये था कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों के पास एक ऐसी विरासत हो जो हमेशा उनके पास रहे और माँ से उनका परिचय हो। हम भी आपसे यही पूछना चाहते हैं, कहाँ थे आप? इतना सीरियस, इतना अच्छा लेखन कम देखने को मिलता है। ठीक है, आपने प्रकाशन का सोच लिया, फिर क्या प्रकाशन करने में भी आपको कुछ तकलीफें आई या कुछ इजीली हो गया, या क्या प्रोसेस रहा उसका? मैं बहुत साक्षी भाव से चीज़ों को देखती हूँ। मुझे ये था कि एक परिदृश्य किताब का घर है वहाँ पे मुंबई में, तो जो भी मैं किताब पलटती थी तो ज़्यादातर मुझे दिखती थी राजकमल प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन। तो मैंने उनसे नंबर लिया, अपॉइंटमेंट ली। एक हमेशा एक आत्मविश्वास, शायद मेरे ये एक व्यवसाय की वजह से रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी से कुछ बात करनी है तो आप सीधा जाके बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना करेंगे और क्या होना इसमें, कोई जीवन तो मेरा अटक नहीं रहा है उस पर। बहरहाल उन्होंने, क्योंकि मेरा दिल्ली आना जाना रहता है, मेरा गांव वहाँ है, मैं हर 3 महीने दिल्ली जाती हूँ और अपने गांव के खेतों में हर 3 महीने माथा झुका के आती हूँ। कोविड की वजह से 2 साल अटका, वो अलग बात रही, क्योंकि मेरे मामा मामी वहाँ रहते हैं। तो मैं दिल्ली गई, राजकमल में मैंने अपॉइंटमेंट ली, और वहाँ पर भी जो पुष्पा जी वाला किस्सा हुआ, वहाँ पे वही किस्सा रिपीट हुआ। मैंने कहा ये पांडुलिपि है, मैंने कहा कविताएं तो आजकल बिकती नहीं, जो सब लोग कहते हैं, सारे प्रकाशक आजकल यही कहते हैं कविताएं तो बिकती नहीं। मैंने कहा बिकती हैं कि मैं तो पढ़ती हूँ कविताएं, मतलब मैंने भवानी प्रसाद मिश्र से लेके, दिनकर से लेके, और आजकल जितने भी अभी भी जो अनामिका जी हैं या बहुत सारे कवि हैं, इन दिनों भी बहुत हैं, उनको सबको पढ़ा है। तो मैंने कहा आप सुनिए, अगर आपको लगता है कि छपने लायक हैं तो आप छापिए। बहरहाल वहाँ पे भी वही हुआ, कहनी शुरू हुई,
तो वहाँ उनके 3 जो संपादक बैठे थे और लगभग 2 घंटे उन्होंने पूरी पांडुलिपि सुनी और उन्होंने कहा हम छाप रहे हैं ये किताब, लेकिन हमें 1 साल लगेगा, हम साल भर से पहले आपको किताब नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मुझे तो कोई जल्दी है ही नहीं, मुझे तो प्रकाशन का था ही नहीं, ये तो किसी तरह से अब जो भी मेरे मन में आया। और तो ये 1 साल में उन्होंने जब मुझे कहा, किताब आ गई। और एक अदृश्य शक्ति है, मैं मानती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि जिस तरह से किताब चली उसका कोई कारण नहीं है उसके अलावा। और एक वीडियो आ गया, आजकल मैं मन का करती हूँ, मनीष गुप्ता जी हिंदी कविता, उनका एक बहुत अच्छे साइट है, आप कभी जाइएगा, हिंदी कविता मनीष गुप्ता करके। उन्होंने बहुत अच्छा विजुअली बहुत कविताओं को उन्होंने दिनकर की, रश्मि रथीपुरी ली है, बहुत सारी कविताएं उन्होंने की हैं। और वो एक कविता जो सरसों से अमलतास की अंतिम कविता थी, आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को गर्म कॉफ़ी से और रूह को फैज़ की नज़मों से सेकती हूँ। तो वो वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद वो सरसों से अमलतास ने चलना शुरू किया। उसको फिर महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला, बाकी सब जगह जहाँ ले गई कविताएं मुझे ले गई, मैं कविताओं को नहीं ले गई, कविता ने मुझे माध्यम बनाया। ये मेरा सौभाग्य है कि कविताओं ने मुझे चुना और उसकी वजह से ये मंच मिला और आपसे आज बातचीत कर रही हूँ, तो ये कविता की बदौलत है। ग्रेट। आपकी कविताएं थी इस लायक या हैं इस लायक कि प्रकाशक के लिए मना करना जरा मुश्किल ही होता। अब आपकी 2 कविताएं की किताबें छप चुकी हैं, आगे क्या प्रोग्राम है? आगे कुछ प्रोग्राम नहीं है, कविताएं जैसे आती रहेंगी, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे छपने का मोह कभी रहा नहीं, क्योंकि इतना लेट कोई छपता नहीं है। लगभग 30-40 तक तो लोग अच्छे खासे किताबें आ जाती हैं। जब तक कविताएं मेरे पास आती रहेंगी, अब क्योंकि 2 संग्रह आ चुके हैं और दोनों संग्रह में लगभग 4 साल का फ़र्क है। 2016 में 15 के अंत में या 16 की शुरुआत में सरसों से अमलतास आई और 2020 जनवरी विश्व पुस्तक मेले में दरारों में उगी दूब आई। तो अभी देखते हैं, अभी तो वक्त है पर कविताएं तो आती रहती हैं। नहीं, आप बता रहे थे कुछ इन दोनों पुस्तकों में से कुछ कविताओं का संकलन गुजराती में अनुवाद हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया था। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस मंच से ये कह सकती हूँ, घोषणा कर सकती हूँ कि गुजराती में भी मेरी कविताएं अगले 1 महीने में पुस्तक आ जाएगी, चित्रा देसाई न काव्यों। और पन्ना त्रिवेदी ने उसका अनुवाद किया है और जैसा मेरे साथ हमेशा होता है, और वो मानती नहीं थी और अभी तक मैं पन्ना को मिली नहीं हूँ, वो सूरत में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, और उसने भी वो कविता सुनी, आजकल मैं मन का करती हूँ। और मैं कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गई थी, वहाँ ज्योत्सना मिश्र करके उसकी मित्र हैं पन्ना की, तो ज्योत्सना ने उससे बात की कि चित्रा जी को बुलाया है, ये है वो है। तो पन्ना ने ज्योत्सना से नंबर लेके, कैसे आपकी यात्रा अपने आप चलती है, तब आप कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप जल को बहने दें तो वो जाएगा, वो समुद्र में मिलने जाएगा। तो पन्ना ने बहरहाल फ़ोन किया, वो उन्होंने कहा चित्रा जी मैं ये ट्रांसलेट कर लूँ गुजराती में, ये वाली कविता मैं मैगजीन में, मैंने कहा कर लो। एक बार किताब बाहर आ गई तो वो तो पाठक की हुई, मेरा तो कुछ है ही नहीं, पाठकों की है किताब। तो उसने किया। उसके बाद वो, और उसके बाद दोनों किताबें थी, तो कहने लगी मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। करते करते उसने 3-4 महीने मुझे ऑडियो भेजती थी। तो कहने लगी चित्रा जी, मैंने कहा कितनी तुमने कर ली हैं पन्ना? तो कहने लगी 70-75 तो हो गई हैं, मैं पब्लिश करा लें? तो मैंने कहा मैं कि ये रास्ते मुझे नहीं मालूम है गुजराती के, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या है। बहरहाल ये है कि
शीर्षक पे बहुत चला कि सरसों से अमलतास के, और क्योंकि वो शब्द अनुवाद नहीं हो सकता, वो भाव अनुवाद होता है उसका, और वो क्योंकि वो खुद लिखती है, उसके 6 कहानी संग्रह आ चुके हैं, हिंदी कविता आ चुकी है, तो उसने भाव अनुवाद किया है। और जैन ओपस करके एक पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने उस चीज़ को छाप रहे हैं, मुझे डमी उन्होंने भेज दी है, बहुत सुंदर उसका कवर है, और मेरी एक कविता को ही करके उन्होंने एक झूले की फ़ोटो करके, तो अभी पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे डमी किताब भेजी है, और 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा है कि चित्रा देसाईनो काव्यों गुजराती में आपके हाथ होगा। तो ये गुजरात का भी ऐसा ही हुआ कि एक गुजरात को मैंने चुना और गुजरात ने मुझे चुना, तो हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन मुलाकात दिल्ली में हुई थी। जी, मुलाकात दिल्ली में हुई थी, वो भी कला के ही माध्यम से, क्योंकि मुझे नाटक देखने का बहुत शौक था। ग्रेट। बहुत खुशी है कि आपकी कविताओं का आनंद गुजरात राज्य के पाठक भी आनंद से ले सकेंगे। और लेकिन एक गुजारिश है कि चूंकि ये किताब गुजराती में है तो इसका लोकार्पण भी गुजरात में ही, अहमदाबाद में ही होना चाहिए। अहमदाबाद में ही होगा। बिल्कुल अहमदाबाद में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजराती में है, गुजराती हूँ, गुजरात की धरती पर ही होगा उसकी मुँह दिखाई। ग्रेट। आप लिखती रही हैं, परिवार है, अध्ययन भी रहा, आपने काम भी किया। आपका परिवार आपकी इन कविताओं को किस तरह से लेता है? मेरे पति मेरे पहले श्रोता होते हैं, और उसके बाद बच्चे। उन्होंने हर कविता सुनी है, और बिना परिवार के मेरे लिए बहुत बहुत अहम है परिवार, और हर किसी के लिए होता है, और ईश्वर कृपा रही कि बहुत स्नेही परिवार मुझे मिला है, तो वो मेरे पहले श्रोता होते हैं। अनंत जी बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। कभी कभी आपको कुछ कविताओं में संशोधन करने का भी कहते हैं? कभी नहीं। जैसे मैं उन्हें कभी एक्टिंग में नहीं कहती कि ये सीन ऐसे क्यों नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। लेकिन इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये क्यों? क्योंकि मैं ये कभी कहीं कहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कविता की अपनी यात्रा है और उसकी अपनी पहचान है। एनीवे, बहुत अच्छा। मैं ये चाहूँगा कि आपकी जो कविता की जर्नी है, जो अब बोल रहे हैं, पहला जो अमलतास से सरसों के अमलतास हुआ, ये एक जर्नी रही है। इसमें कविताएं जो हैं वो एक समय में लिखी गई हैं या काफ़ी लंबे पीरियड की कविताएं हैं? बहुत लंबा काल रहा, क्योंकि मैंने कहा कि 16-17 साल की उम्र से मैं कविताएं लिखती थी और कॉलेज में थी। सरसों से अमलतास में 80% कविताएं मेरी यूनिवर्सिटी के दौरान लिखी गई कविताएं हैं, और बहुत कम कविताएं जो बाद की लिखी हुई हैं, और दरारों में उगी दूब में भी 50-50% है, क्योंकि वो डायरी भरी हुई है तो उसमें से निकाल के मैं लिखती रहती हूँ। पर इसमें नई कविताएं भी काफ़ी हैं, दरारों में उगी दूब, उस तरह से रहा। बहुत बहुत अच्छे। अब आपकी पसंद की 1-2 कविताएं हो जाएं, श्रोतागण तैयार बैठे हैं। एक छोटी सी कविता है शब्द घोष, क्योंकि हम शब्दों की ताकत की बात करते हैं, तो कविता की ताकत तो जो होती है, लेकिन हर शब्द की। अयोध्या में नहीं हुआ युद्ध, इसीलिए उसका नाम अयोध्या है, युद्ध नहीं हुए वहां। अयोध्या में नहीं हुआ युद्ध, शब्दों ने दिया बनवास,
सुन हो गई उर्मिला, हंसी मंथरा, पत्थर हुई कौशल्या, स्तब्ध पूरी नगरी, पलट गई राज व्यवस्था, न तलवार न कटार, शब्दों की हिंसा असहनीय होती है, अयोध्या में नहीं हुए युद्ध। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, बहुत कम शब्दों में कितनी बड़ी बात है। क्योंकि कितनी तलवार और कटार चलती है सत्ता पलटने के लिए, अयोध्या में कभी तलवार कटार नहीं चली, शब्दों ने ही सत्ता परिवर्तन किए हैं। शब्द ही शब्दों की सबसे बड़ी, इसीलिए वो शब्द घोष जो है वो सबसे बड़ा उद्घोष है। ये शतरंज, परिवार को हम लोग कैसे संभाल के रखते हैं और क्या क्या होता है। बहुत छोटी सी कविता, धीरे धीरे होता है सब, धीरे धीरे होता है सब, जैसे दीमक उतरते हैं दीवारें, सब रेत गारा ईंट को डहा देते हैं, कटफोड़ा चोंच के वार से खोखर बना देता है जमे हुए दरख्त के फैले हुए तने। बहुत सावधानी से शब्द उतरते हैं संबंधों की बिसात पर, बहुत सावधानी से शब्द उतरते हैं संबंधों की बिसात पर, अट्ठास लगा कटु मुस्कान से चलते हैं चाल, धीरे धीरे होता है सब, जैसे दीमक उतरते हैं दीवार। एक कविता जो मैं साझा करने चाह रही हूँ, एक पंच तत्व करके एक पहली जो कविता है उसमें आकाश, धरती, हवा, अग्नि, अग्नि का तो जो मैंने सुनाई आपको, अग्नि तो सुना दी है। एक बार मैं बनारस जा रही थी और नीचे बनारस, काशी, वहाँ पे भी एक कार्यक्रम के लिए गई थी। आसमान देखा और नीचे मुझे मालूम था कि शिव की नगरी है, और एकदम लगा कि आकाश नीला क्यों है, और ये जो बात वहाँ पे एक आकाश, यहाँ ना आदि है ना अंत, यहाँ न आदि है न अंत, न परिधि न आकार, न सूक्ष्म न वृहत, शिव के कंठ सा नीला है आकाश, शिव के कंठ सा नीला है आकाश, धरती का सारा विष पीकर कितना ऊंचा उठ गया आकाश। वाह 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 वाह। एरिया, आकाश वो इन्फिनिट है, कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ, और मुझे लगा कि इसीलिए शायद आसमान नीला है कि अपने ऊपर उसने ले लिया है। और इसी पंचतत्व में धरती, धरती में दो हैं। पहले एक ये भी मैं कहती हूँ कि कविताएं आत्मकथन होती हैं, आपके संस्मरण होते हैं आपकी। पहला फूल जो मैंने देखा, और मैंने अपनी कहानी आपको बताई कि मेरे जन्म के समय क्या हुआ था। पहला फूल जो मैंने देखा खाई पर फैलता जामनी रंग का था। आपने देखी हुई खाइयों पे एक जंगली बेलें बहुत चढ़ती हैं और उसके अंदर नीले रंग का बेल जैसा, जैसे वो होता है एक फूल, वो पहला फूल मैंने देखा था। पहला फूल जो मैंने देखा खाई पर फैलता जामनी रंग का था। जंगली बेलें अपने आप उगती हैं, कोई बोता नहीं, कोई सींचता नहीं, कोई पालता नहीं, फिर भी हरी भरी रहती हैं, 12 मास फलती फूलती। जिसका कोई नहीं होता उसकी जमीन होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये जमीन मेरी रही। और एक कविता जो मैं हमेशा सुनाती हूँ और जिसे मैं धरती वंदना कहती हूँ, जैसे सरस्वती वंदना होती है। कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो? कभी सोचा है
धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो। बीज रोपें पेड़ न दे, कुदाली से खोदें पानी न दे, बादल न बने मेह न बरसे, इसके भीतर का महासागर और देह का जंगल इसके भीतर ही सिमट जाए तो कैसा हो। ये सोचते ही मैं सुन्न होने लगती हूँ, ये सोचते ही मैं सुन्न होने लगती हूँ। पाँव के नीचे से अंजुरी भर मिट्टी माथे से लगा लेती हूँ। कहते हैं आत्मीय स्पर्श किसी को सन्यासी नहीं होने देता। कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो। जवाब नहीं है आपके विचारों का। आपके कैसे कैसे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं और वो फिर पन्नों पे आ जाते हैं। आपने बहुत आत्मीयता से कविताएं लिखी हैं, आपकी आत्मा के अंदर की आवाज़ है, ऐसे ऐसे विचार आपको आए हैं। कहीं से आपको ये कविताएं लिखने का या इस तरह से इस डायरेक्शन में विचार करने की प्रेरणा मिली है कहीं से, या खुद ही? स्वयं ही। जैसे बारिश में कुकुर मुत्ता उगते हैं ना, हमने गांव में ऐसे ही उगाते थे, कविताएं ऐसे ही उगती हैं। तो उसी तरह से कविताएं आई। उसमें कहीं कोई योजना नहीं, कहीं कोई सोच नहीं, कहीं कुछ गणित नहीं। ये बिल्कुल स्वाभाविक कविताएं हैं, खेत से उपजी कविताएं हैं, गांव से उपजी कविताएं हैं, जैसा जीवन जिया है वैसी कविताएं हैं। बहुत अच्छी। अब यहाँ जो उपस्थित गणमान्य लोग हैं मोस्टली लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं। आपने भले ही 2 बुक्स प्रकाशित की हैं, लोगों ने शायद ज़्यादा भी की हों, लेकिन आपके जो भाव है, जो आपका लेखन है, वो काफ़ी समृद्ध है। मैं चाहूँगा आप हम लोगों को भी बताइए कि नए लेखकों को या जो कविताएं लिखना चाहते हैं उनको कहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? उसका एक ही जवाब है, पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना समृद्ध होंगे। उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं वो होता है। क्योंकि मुझे याद आता है, एक बार मैं स्कूल में गई थी और ये बात मैं कई बार ये उदाहरण देती हूँ। एक बच्चे ने मुझसे खड़े होकर पूछा, 9वीं में था वो, कि मिस हम लोग लिटरेचर क्यों पढ़ें, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हमारे काम आता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने ईदगाह कहानी पढ़ी है? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में होती थी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी। तो उसने कहा, सबने हाथ उठाया। मैंने कहा किसने पढ़ी है ईदगाह कहानी? तो सबके हाथ उठ गए। तो मैंने कहा, उसमें एक बच्चे को मैंने पूछा, मैंने कहा ईदगाह कहानी में क्या था? तो उसने कहा, उसमें वो बच्चा मेले में जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं और उससे वो देखता है कि उसकी दादी के चूल्हे में हाथ जल जाते हैं और वो खिलौने नहीं खरीदता, वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है। तो मैंने कहा तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तो कहने लगे कि यही कि हमें बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो खिलौने खरीद सकता था लेकिन उस अपनी दादी के। मैंने कहा यही साहित्य करता है, यही साहित्य का काम होता है कि चरित्र गढ़ता है। आप जितना पढ़ेंगे उनके पात्रों से आप सीखेंगे, कविताओं से आप सीखेंगे। पता नहीं कौन सी कविता कहाँ आपको छू जाए और कौन सी कविता आपको हौसला दे दे, कौन आपके किस क्षण में आपका हाथ पकड़ ले। वो बिल्कुल नितांत अपना होता है। तो साहित्य से जुड़े रहिए, क्योंकि इससे बेहतर अंतरंग सखी आपको नहीं मिलेगी। मैं अपना वार्तालाप यहाँ पूरा करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा दर्शकगण में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ बात करना चाहें, ज़रूर। पूछने जैसा तो आपने इतना सारा अंतर
सरलता से आपने हर चीज़ इतनी खोल के बता दिया कि ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि आपसे कुछ पूछा जाए, क्योंकि एक एक पंक्ति के अंदर, आपकी एक एक पंक्ति के अंदर जो एक छुअन है, दरअसल मुझे ऐसा लगता रहा है हमेशा। सॉरी, आपके पास बैठ के पूछूँ ऐसा? नहीं, वरिष्ठ का कोई मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल जो छुअन है हमारे संवेदनाओं की जो छुअन है, वही हमसे कविता भी लिख पाती है। और मैं तो खैर कविता बहुत कम लिख रही हूँ आजकल, मैं उपन्यासों में ज़रा ज़्यादा पढ़ गई हूँ। पर मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जब हम खाली कर देते हैं, जैसे कोई हमारी किसी शीशे के अंदर कोई गंदा पानी होता है और हम इतने परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो उसको जब नए तरीके से हम लिख लेते तो गंदा पानी निकल जाता है उसके अंदर से और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, साहित्य के साथ जुड़ने वाली बात, वो मुझे भी अपनी ज़िंदगी भर वो मुझे महसूस होती रही है। इसलिए आपकी जो कविताएं, वो मुझे ऐसे लगा कि मैं कभी बहुत गांव के करीब नहीं जा पाई। मेरे कुछ इस तरह के मेरे सर्कमस्टेंसेस रहे, तो लेकिन वो मुझे गांव के करीब ले गए। तो आपने कहा ना कि पढ़िए और समझिए उसे, तो वो छुअन जो मुझे गांव के करीब ले गई, तो आपकी कविताओं से मुझे तो ये बहुत कुछ मिला। इसलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत ही खूबसूरत। मुझे एक एक चीज़ में आपकी, जैसे हरियाली है आपकी, अमलतास के पेड़ है, मुझे दिल्ली का याद आ गया। हम DPS में पढ़ती थी, कैसे हम उनके पेड़ों के नीचे हम भागते थे, लोट लगाते थे। मैं दिल्ली थोड़े दिन रही, हाँ, मैं DPS में पढ़ी कुछ दिन, तो मैंने गाँव बहुत ज़्यादा करीब से नहीं देख पाई। कुछ ऐसा देखा है गाँव में अमलतास नहीं होगा, नहीं, मैं आपको दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली की बात कर रही हूँ। मैं गांव के, मैं कह रही, मैं देख नहीं पाई, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं गांव देख रही हूँ। साहित्य करता है कि जहाँ नहीं जा पाता, हाँ, वही मुझे ऐसा लगा कि वो जो गंदी बोतल का पानी है वो निकाल के मैं नया पानी भरती रहूँ, जब तक भी जिंदा हूँ तब तक लिखती रहूँ। जब मुझे मालूम है बहुत डांट पड़ती रहती है मुझे इस बात पर, पर मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे लगता है खाली होना ज़रूरी है, जहाँ हम और कहीं शेयर नहीं कर सकते, और शब्दों के माध्यम से नहीं बनती है। मुझे तो मालूम है रविंद्र जी को, मुझे बहुत डांट पड़ती है। बर्डन नहीं देना चाहिए, मैं यही सेट करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आपको बहुत बहुत मज़ा आया आपकी कविताएं सुन के, और हमने गांव की सैर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपका भी बहुत खूबसूरत सेशन था। सबसे पहले तो आपकी नानी को सलाम, और सच वो बहुत दिल को छू गई। और क्या बताऊँ, आपकी कविता इतनी सहज है और आपकी सोच अनोखी है, और वैसे सिंपल लेकिन इतने अनोखे तरीके से आप उसको पेश करती हैं। तो और वो भी जो आप कहते हैं कि छोटी कविता, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज मैं कविताएं बहुत पढ़ती हूँ, मेरे फादर भी लिखा करते थे, मैं नहीं लिख सकी हूँ, कोशिश भी नहीं की। लेकिन वो कभी कभी क्या होता है, कोई कविता शुरू करते हैं फिर इतनी लंबी होती है तो वो मज़ा नहीं आता। हाँ, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ एग्जैक्टली। तो वो जो या तो वो हाँ, मैं तो इवन कहानियां भी इसमें छोटी नहीं, वो कहानी तो ठीक है, फिर भी पढ़ जाते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन कविता है फिर बहुत लंबी, और फिर एक ही बात को वो घुमा के, और आप इतनी इतनी कम शब्द है, कुछ पंक्तियों में इतना कुछ कहती है, इतना कुछ एक ग्रंथ जैसे, ऐसा मुझे लगा। तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड टू मीट यू, क्योंकि आपने जो गांव, जैसे गांव, मैं तो अहमदाबाद में पैदा हुई, तो मैं यहीं की हूँ, गांव कभी गई नहीं, कुछ पता नहीं, तो वो भी काफ़ी जानने को मिला। तो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और एक लास्ट मैं कहना चाहूँगी कि अनंग was my classmate in college. Yes. Mallika, Anang, myself, we were all in one class and we were always together. So please do give him my regards and show him my picture so he will tell you. और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, more so because you are Anand's wife. हमें तो चित्रा के शब्द बेहद पसंद आए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि आपकी लिखावट में जितनी सादगी है आपके लेखन में, कविताओं में,
उतनी ही ज़्यादा गहराई है। दिल को छुई, आत्मा को छुई, बहुत अच्छा लगा। इंतज़ार था आपका, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा होगा नहीं। हाँ नहीं, हमको जानते थे नहीं, मुझे तो पता था। पता है आपके, उस टाइम भी थी मैं। पहले भी आपकी कविताएं मालूम है, बहुत बहुत बहुत। उस टाइम नहीं थी जब ये सरसों। आपकी एक बात और कि गांव से मतलब आप जहाँ भी पैदा हुए हैं वहाँ से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि वो जड़ें उखाड़ दोगे तो पेड़ जिंदा नहीं रहता, वो सूख जाएगा, सूख जाएगा। तो जड़ों को मजबूत नमी देना बहुत ज़रूरी है, उनसे जुड़े रहना। अपने आई थिंक जो टहनियाँ फैलाते रहिए, पत्ते झड़ते, नए पत्ते आने दे, नए फल फूल आने दे, लेकिन जड़ें आपकी वही रहती, क्योंकि जड़ें उखाड़ दोगे तो पेड़ खत्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा क्षमा कीजिए, मैं अंग्रेजी में पूछूंगा। And this is an extension of what a question which has already been asked by the moderator. First, let me acknowledge that your poetry really touches the core of heart. My question primarily is on what he had asked as to how do we, they say that poetry is the most difficult form of, in all the genres of writing, because in very few words you need to touch the heart. And it is very apparent from your poetry that it does touch. Matter of fact, a shiver goes up your spine whenever it does. My question was on the craft of writing. You mentioned that it comes naturally to you. Because it is the most difficult of the genres to write, how does one work at the craft of writing poetry? And second question was, yes, it's very apparent that you're talking of emotions which you felt. But how do you transmute those emotions into words, the right words, to convey the feeling? So how does the feeling gets transmuted to words? So this is my question. How do we learn at the craft of writing poetry? यहाँ तो मैं नहीं कुछ इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वही मैं कहती हूँ कि कविता ने मुझे चुना, मैंने कविता को नहीं चुना। उसके लिए शायद क्या शब्द कहूँ कि maybe I was lucky that the poems chose me. I have no other answer, because I don't think this craft can be learned. Maths can be learned, science can be learned, but poetry especially, maybe if you write prose, maybe you can work on it. आप उसको तराश सकते हैं. Poetry is either you can write or you can't write. There's no third this thing. Okay, let me give the comparison. I think you are a Sachin Tendulkar, which means you were a natural cricketer, not a Gavaskar. I have been natural. Yeah, maybe I don't know the difference, but I have never worked on my craft. God has been good. It flows. मुझे वो थेरेपी की तरह से नहीं है। मेरे ख्याल से पूरा साहित्य ही थेरेपी की तरह से है, पूरा मुझे लगता है पूरी दरअसल हर कला ही पांचों कलाएं थेरेपी। कविता के कह रहे हैं ना, मुश्किल है। आई फाउंड दैट यू सेड प्रोज इज इजी टू, कविता लिखना तो शायद मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार ख्याल आ जाता है, वर्ड्स आते हैं, आई थिंक द वर्ड्स जस्ट फ्लो। दिस वन थिंग आई वांट टू से, पीपल से दैट कविता लिखना मुश्किल है, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में आई थिंक बहुत हज़ार जितने भी महाग्रंथ हैं वो कविता में लिखे गए हैं। तब भी लोग कविता में सोचते थे, बात करते थे, हम भूल गए। जो आरती है, हमेशा कहता है कि कविताएं नहीं चलती हैं, जो आरतियां हैं वो कविता हैं। ओम जय जगदीश हरे या हनुमान चालीसा तुलसीदास ने लिखी हैं, जो कि घर घर में गाई जाती है। तो हमारे तो कविता हर घर में है। प्रभा खेतान फाउंडेशन सिर्फ लिटरेचर नहीं पर कल्चर, फूड, सब कुछ शेयर करता है। उसके एक प्रयास में आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द मोमेंटो टू बोथ आवर स्पीकर एंड कॉन्वर्सेशनिस्ट। शनील जी, आप चित्रा जी को प्लीज।
यस मैम। प्रभा खेतान फाउंडेशन, कर्मा फाउंडेशन, हाउस ऑफ एमजी और दिव्या भास्कर की ओर से थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग एंड इट हैज़ बीन अमेजिंग लिसनिंग टू द पोएट्रीज। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम अहमदाबाद में प्रभा खेतान फाउंडेशन और आप लोगों के थ्रू आइडियाज़, लिटरेचर, फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर करते रहें। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन।